नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है विद रिस्पेक्ट टू द कोविड-19 मैनेजमेंट इन द कंट्री। तो देखिए हुआ क्या था, 27 अप्रैल यानी कि आज से 3 दिन पहले की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक सुओ मोटो हियरिंग की शुरुआत करी थी और सबसे पहले इन्होंने हियरिंग 27 अप्रैल को करी, जिसमें कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए थे। लेकिन आज यानी कि 30 अप्रैल के दिन इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आज के टाइम पे, जब पूरे देश में एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, इस टाइम पे जो भी आम नागरिक सोच रहे हैं उन सभी सवालों के बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कशन करी है। हम उन्हीं में से कुछ सवालों की डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। अगर आप देखें, पिछले कुछ दिनों में इस चीज को लेकर बहुत चर्चा हुई है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है भारत में, उसके दाम क्या रहने वाले हैं। इनफैक्ट ये वाला रेट कार्ड भी सामने आया था जिसमें कि ये देखा जा रहा था कि भारत में जो वैक्सीन का दाम है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ तक अगर आप देखें, यूएसए में भी इतना ज्यादा वैक्सीन का दाम नहीं है। उसके बाद और भी यूके में और यूरोपियन यूनियन में, जो कि बहुत ज्यादा विकसित देश माने जाते हैं, यहां पर भी वैक्सीन का दाम इतना ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो इस सवाल को लेकर भी जो है कोविड-19 के इस सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय बताई है। दूसरी चीज, और ये खबर काफी ज्यादा जो है अनफॉर्चुनेट थी, 28 अप्रैल की बात है, यूपी से ये खबर सामने आई थी कि यूपी के एक इंसान ने बेसिकली अपनी जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनके लिए उन्होंने ऑक्सीजन के लिए एक ट्वीट सेंड किया था। ठीक है, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्वीट सेंड किया था और जैसे ही वो ट्वीट सामने आया, उस इंसान को यूपी की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, ये कहते हुए कि आप जो हैं ट्विटर के ऊपर रूमर्स, आप ट्विटर के ऊपर अफवाह फैला रहे हैं। इस चीज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी करी गई है। तो जानेंगे दोनों चीजों के बारे में क्या हुआ है। वैसे देखिए, स्थिति काफी खराब है। कल रात की ही बात है, जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं उन्होंने ये पर्टिकुलर ट्वीट किया था, ये बताते हुए कि दुनिया हमें देख रही है कि दिल्ली में 4 किलोमीटर के सफर के लिए एक एम्बुलेंस ने 10,000 रुपए चार्ज किए हैं। तो ये ऑब्वियसली दुनिया हमें देख रही है कि स्थिति काफी खराब है और लोगों को यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हालांकि इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली कोई टिप्पणी नहीं करी है, बट हाँ, इन्होंने जो मुद्दे यहाँ पे रेस किए हैं वो कहीं ना कहीं बेसिकली इसी चीज के आसपास घूमते हैं कि किस तरीके से लोगों से उनका पैसा छीना जा रहा है। बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहां से कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा आप लोग सोशल मीडिया पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह पर, और इवन यहाँ पर अनअकैडमी की ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 27 अप्रैल की ये न्यूज थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम एक सुओ मोटो हियरिंग शुरू करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को शुरू करते टाइम ये कहा था कि जब पूरे देश भर में इस प्रकार की एक नेशनल क्राइसिस चल रही हो, द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर। यानी कि जब एक इस तरीके का राष्ट्रीय संकट चल रहा हो तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे चुपचाप हाथ पे हाथ धर के कैसे बैठ सकता है। लेकिन साथ ही में इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था कि जो भी अभी देश में हाई कोर्ट्स यानी कि उच्च न्यायालय काम कर रहे हैं, हम उनके काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे। ये सारी की सारी चीज 27 अप्रैल को हुई थी। और ये वाला जो बेंच था, जो 3 जज बेंच था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के नामी जज डीवाई चंद्रचूड़ और साथ में 2 और जजेस नागेश्वर राव और रविंद्र भट्ट बेसिकली शामिल थे। अब इनकी जो आज हियरिंग हुई है, यानी कि 30 अप्रैल को जो हियरिंग हुई है, इसमें इन्होंने किसी प्रकार की कोई बाइंडिंग डायरेक्शंस पास नहीं करी हैं, बट इन्होंने यानी कि कोई ऐसा नहीं कहा है कि आपको ये करना ही करना है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये जरूर कह दिया है कि कुछ कुछ मुद्दे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर रिलीजियसली जिनके ऊपर ध्यान देना होगा। देख लेते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई है, सबसे पहला इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोविड-19 को लेकर वैक्सीन प्राइसिंग और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, इस चीज को लेकर हम बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस चीज को लेकर हम कंप्लीट डिसअप्रूवल जताते हैं। ठीक है, रिमार्किंग दैट वैक्सीन्स विच स्टेट्स हैव टू प्रोक्योर आर ओवरप्राइज्ड। अब आपको मालूम होगा कि जो फॉर एग्जांपल, मैं किसी एक वैक्सीन का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको मालूम होगा कि कुछ कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जिसका जो दाम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए उस वैक्सीन का दाम अलग है। तो ऐसा क्यों है? अब देखिए, इसी चीज में जो इसमें हियरिंग में बैठे हुए एक जज थे रविंद्र भट्ट जी, इन्होंने यहां पर कहा कि मैन्युफैक्चरर्स आर चार्जिंग यू ₹150, यू कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दे आर चार्जिंग ₹300 और 400 टू द स्टेट्स। तो ये कह रहे हैं कि हम एक देश होने के नाते हम ये प्राइस डिफरेंस क्यों पे करें। और ये प्राइस डिफरेंस अगर आप इसको बड़े स्केल पे देखेंगे तो लगभग 30 से 40 हजार करोड़ तक पहुंच जाता है, जो कि कोई छोटा मोटा प्राइस डिफरेंस नहीं है। साथ ही में इन्होंने जब ये कमेंट्री करी तो इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर हम एस्ट्राजेनेका की बात करें तो एस्ट्राजेनेका
अपनी उसी वैक्सीन को बाकी देशों में कम दाम में बेच रही है, तो इंडिया में उसमें इतना दाम हमें क्यों देना पड़ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था जिसको लेकर यहाँ पे उठाया गया था। बट अगर आप देखें, दोनों ही सवालों का जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसके द्वारा नहीं दिया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कि मैं समझता हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि रूल नंबर 19 और 20 जो कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ड्रग्स के प्राइसेस को कंट्रोल करती है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के तहत, इस पर्टिकुलर आदेश के तहत। और ये वाला जो ऑर्डर है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसका जो रूल नंबर 19 और 20 है, इसके तहत बेसिकली सेंटर जो है वो प्राइसेस ऑफ ड्रग्स को कंट्रोल कर सकती है। तो यहां पर इंटरवीन क्यों नहीं कर रही, यहां पर वो ड्रग्स के प्राइसेस को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही? साथ ही में इन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो देश है, हमें इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सिग्निफिकेंस को जो है भूलना नहीं है, और ये बताते हुए कि ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। अगर हम आज के टाइम पे स्टेट्स का साथ नहीं देंगे तो फिर और कब देंगे? इन्होंने एक और अच्छी बात कही। अब देखिए, ये सारी की सारी बड़ी बड़ी बातें हैं और आप देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इस एक हियरिंग में करी गई हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कही गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10 PSUs हैं जो कि अगर कल को चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि आप उनके लिए लाइसेंस ले लीजिए पेटेंट कंट्रोलर से और आप जो है उसका उत्पादन करना शुरू कर दीजिए। आपने अभी तक उत्पादन करना शुरू क्यों नहीं किया है? ये वाला सवाल भी इनके द्वारा उठाया गया था। तीसरी ऑब्जर्वेशन जो कि और भी ज्यादा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, और ये कई सारे जो खास करके यूपीएससी के विद्यार्थी हैं वो डेफिनेटली सोचते होंगे कि जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक इतना बड़ा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला सकती है, आपको मालूम होगा भारत सरकार ने 1985 की बात है NIP को शुरू किया था। डू यू रिमेंबर दिस नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि माना जाता है दुनिया भर का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है जो कि किसी भी देश में किसी भी टाइम पे शुरू किया गया है। और इस टीकाकरण के कार्यक्रम में भारत के सभी बच्चों को, सभी एडल्ट्स को तरह तरह की वैक्सीन दी जाती हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैसिलस की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन है, रोटा वायरस की वैक्सीन है, पेंटाविलेंट वैक्सीन है, मीजल्स की वैक्सीन है, DPT की वैक्सीन है, डिप्थीरिया की वैक्सीन है, तरह तरह की वैक्सीन हैं। तो अगर हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी को चला सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर चीज को क्यों नहीं चला सकते? और इसमें अगर आप देखें, जो इस पर्टिकुलर बेंच को हेड करने वाले जस्टिस हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा कि वाई नॉट फॉलो द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पॉलिसी, जहां पे जो प्रोक्योरमेंट है वो तो सेंट्रलाइज्ड है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी कि सारी की सारी वैक्सीन को खरीदता तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बाद जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट आगे जाके सिटीजन को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अगर हम इतना बड़ा कार्यक्रम चला सकते हैं इतनी सारी बीमारी को कवर करने के लिए, तो हम कोविड-19 के लिए भी सेम कार्यक्रम क्यों नहीं चला सकते? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल और एक बहुत अच्छा सुझाव यहां पे दिया गया था जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा। इसमें इन्होंने बातों बातों में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रेस किया। इन्होंने ये पूछा कि अगर मान लीजिए अलग अलग स्टेट्स अपने अपने तरीके से प्रोक्योर कर रहे हैं, अपने अपने तरीकों से इन मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन को ले रहे हैं, तो क्या ऐसा भी होगा कि वन स्टेट विल गेट प्रायोरिटी एक्सेस ओवर अनदर इन गेटिंग द वैक्सीन? तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसी स्टेट है जहां पर मान लीजिए उस स्टेट के पास ज्यादा पैसा है या फिर उस स्टेट की जो GDP की हालत है वो बेहतर है, तो हो सकता है उसको ज्यादा अच्छी प्रायोरिटी मिल जाए वैक्सीन को लेने में। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकती है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और अहम सवाल थे जो कि इस हियरिंग में उठाए गए थे। नेक्स्ट, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, ये केवल एक ऑब्जर्वेशन नहीं कहना चाहूंगा मैं, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्निंग दे दी है स्टेट्स को कि अगर कोई नागरिक है जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है इस पर्टिकुलर कोविड-19 में, तो उसके ऊपर आप क्लैंप डाउन नहीं कर सकती हैं। यानी कि उसको अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो वो उसको अरेस्ट करना गलत है, अगर आप उसके खिलाफ कोई FIR फाइल कर रहे हैं तो वो वाला काम करना भी गलत है। और ये चीज को ध्यान रखते हुए बेसिकली ये ऐसा क्यों कहा गया था? ऐसा इसीलिए कहा गया था बिकॉज ये वाला इंसिडेंट जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, FIR फाइल्ड अगेंस्ट मैन हु सॉट ट्विटर हेल्प फॉर ऑक्सीजन फॉर द ग्रैंडफादर, ये वाली चीज जब सामने आई थी तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने अगेन कहा, इफ सिटीजन्स कम्युनिकेट देयर ग्रीवांस ऑन सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट इट कैनॉट बी सेड दैट इट इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि द कोर्ट एडेड क्लैंपिंग डाउन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बाय द अथॉरिटीज विल बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी कि अब जैसे इस केस में मान लीजिए यूपी की पुलिस ने यह काम किया है तो यूपी की पुलिस के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और यूपी की पुलिस के खिलाफ ये अवमानना का जो केस है वो दर्ज करवा दिया जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज करवा दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, लेट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज
go to all the states and the DGPs of states। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर कही गई है। इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कहा कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे लोगों की बहुत हेल्प कर रही है। आपने भी देखा होगा कोविड के रिसोर्सेज को लेकर लोगों को जानकारी पहुंचाई जा रही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह के माध्यम से कई सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर फाइनलाइज किया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सुझावों को बहुत ध्यान से ले और जितना जल्दी हो सके हम इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर आ सकें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, संडे के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में। मेरा कोड यूज कीजिए और इस कॉम्बैट को अनलॉक कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज, इसमें भी अगर आपको हिस्सा लेना है तो मेरा कोड यूज करके आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही में मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स शुरू हो चुका है। यदि आप लोग मुझसे साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करके आप लोग इसमें 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आप लोग अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं दोस्तों, तो उस केस में आपके लिए कई सारे और एजुकेटर्स हैं जो कि मल्टीपल कोर्सेज लेकर आए हैं, जिनके साथ आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। इसमें दो तरह की सब्सक्रिप्शन है आपके लिए, एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरी है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर मिलता है जो कि आपकी तैयारी में आपके साथ रहता है। बस ध्यान क्या रखना है, आपको मेरा कोड यूज करना है और आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। सेम गोज फॉर दी ऑप्शनल, सेम गोज फॉर दी कॉम्बो ऑल्सो। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली परचेस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए अनअकैडमी लोन का भी ऑफर लेकर आया है। इसकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी गई है। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।